आज हम लोग हैं इको पार्क में और यहाँ से हम लोग अंडरग्राउंड ये दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग है जिसमें अभी हम लोग हैं, एक भाग है इस अंडरग्राउंड के तहत अंदर जा कर के दूसरे भाग में हम लोग निकलेंगे। यहाँ पे हमारे कुछ मित्र हैं, वो मूरी छुपाए हुए हैं, इधर उधर देख रहे हैं। तो अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे और बहुत सारा जो आगे का ये है, हम लोग इको पार्क में काफ़ी हद तक देखने को अच्छा ग्रीनरी है। अच्छा सुबह सुबह मन खुश हो गया ये सारे देख करके। फिर वहाँ पे एक मछली का तालाब है जहाँ हम लोग बैठ कर के मछली को वो क्या बोलते दाना खिला रहे थे। फिर वहाँ से घूमे और इधर आए, थोड़ा सा एक्सरसाइज किए। फिर इस ग्रीनरी के बीच में हम लोग आकर थोड़ा देर रेस्ट किए। फिर यहाँ पे एक प्रतिकृति बनाया गया है नालंदा खंडर का। ये हम इको पार्क में हैं और यहाँ पे नीरज भैया योग कर रहे हैं और इंजीनियर दिलीप कुमार वो भी लगे हुए हैं अपने काम में। देखिए, आप उनसे पूछना चाहेंगे कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है। आज सुबह सुबह हम लोग इको पार्क आए हैं और मॉर्निंग वॉक करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बीच मौजूद हैं इंजीनियर दिलीप कुमार, उनसे पूछना चाहेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ आकर। फीलिंग गुड। और कुछ बोलना चाहेंगे इस पार्क के बारे में? कुछ कोई सबसे तो बड़ी खुशी हुई कि मानस का वो इस पार्क के बारे में कुछ डायनेमिक पार्क, कुछ इतिहास कुछ इतिहास इसका ये देखिए मेक इन इंडिया। देखिए कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये पार्क है, पहला जो भाग है इको पार्क का वो पार्क है, हम लोग देख रहे हैं। इसमें काफ़ी मछलियाँ हैं। रहते तो बहुत मज़ा आता था, वैसा ही अभी भी फीलिंग आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत दिन के बाद आए इको पार्क, बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ आए देखे, कुछ नया परिवर्तन भी दिखा। जैसे मतलब सोलर लगाया गया है जो ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। और मछली हम बैठ के हम लोग कुछ दाना वाना खिलाए, थोड़ा सा अच्छा फीलिंग है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बहाने हम लोग आए घूमने, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। हमारे बीच मौजूद हैं इंजीनियर दिलीप कुमार, कुछ बताएंगे इसके बारे में। आप बताइए कुछ। क्या बताएं? बताइए, ये जो आप पीछे आप देख रहे हैं क्या है? पीछे नालंदा का अवशेष बचा हुआ है। और इस पार्क के बारे में कुछ बताइए। आप 2 साल पहले भी आए थे, 2-3 साल के बाद शायद आप आए यहाँ आए हैं। इसके बारे में कुछ बताइए, कैसा क्या अलग लग रहा है आपको? अलग यही लग रहा है कि जो एरिया खुला था वो एरिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतलब क्या मतलब कैसे हो गया प्रतिबंधित, इसके बारे में कुछ बताइए। नेचर के अकॉर्डिंग ठीक करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, सुंदर बनाने के लिए। अच्छा, तो उसके चलते नहीं लग रहा है कि अब कुछ भीड़ यहाँ कम लग रहा है या कुछ ऐसा आपको महसूस हो रहा है? 2 साल पहले आते थे, भीड़ तो 50% कम हो गया। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा। तो हमारे नीरज भैया कुछ और साझा करना चाह रहे हैं अपनी बातें, तो बताइए। ये इसके बारे में कुछ बताइए, जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये देखिए, ये पार्क जो है ना 2 पार्ट पे बना हुआ है। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये अंडरपास के थ्रू हम दूसरे पार्ट में जाएंगे। और ये मतलब उसी का कनेक्टिंग मतलब ये अंडरग्राउंड बना हुआ है। उसी के बीच में आसपास में ये छोटा सा हम लोगों को देखने के लिए नालंदा खंडर बनाया गया है। और इससे हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो प्राचीन इतिहास रहा है काफ़ी मतलब बेस्ट रहा है। और उसी को हम लोग देखते हैं कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था जहाँ पे देश विदेश से लोग आते थे, पढ़ते थे।
और वैनसंग भी यहाँ करके कुछ दिन स्टडी किए थे बौद्ध धर्म का, महायान शाखा का। तो उसी को हम लोग को दिखाया गया कि हम अपने अतीत को ना भूलें और अतीत को याद करते हुए एक नए मतलब रास्ते के और नए ऊंचाई पर हम लोग पहुँचने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं प्राचीन इतिहास है, जो गौरव इतिहास को कह सकते हैं, इसको मतलब फिर से हम कैसे ला सकते हैं? जो पहले बहुत अच्छा ये मतलब शिक्षा के लिए रहा है, तो कैसे वापस ला सकते हैं, बताइए इसको कुछ। हम लोग आराम से ला सकते हैं, कुछ वर्ष लगेंगे, क्योंकि अभी जो यूनिवर्सिटी बनी है नालंदा में, जो पुराने खंडहर के पास ही बना है नया यूनिवर्सिटी, उसमें भी अभी वर्ल्ड वाइड क्लास चल रहा है। वहाँ भी विदेश से लोग आते हैं, पढ़ने जाते हैं और मतलब पढ़ने आते हैं। तो इसको पुनर्जीवित किया जा सकता है, कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हमको इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसमें काफ़ी मुख्यमंत्री जी काफ़ी सहयोग भी दे रहे हैं। उनका विशेष निगरानी में वहाँ पे जो भी कार्यकलाप चल रहा है वो काफ़ी हद तक मतलब अच्छी तरह से चल रहा है। क्योंकि हम लोग पिछले वर्ष जब विजिट किए थे वहाँ पे, तो काफ़ी वहाँ पे अच्छा दिखने को मिला था ये सब चीज़, कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी मतलब लाइब्रेरी, वो जो मतलब क्लासरूम है वो काफ़ी पुराने तर्ज में ही बनाया गया, काफ़ी अच्छा लगा था। जी, बहुत नहीं कर दिए थे। चलिए बोलिए। तो अब हम लोग पार्क के दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। हमारे जितने सहयोगी दोस्त लोग हैं वो सारे हम लोग एक साथ जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से भी देखेंगे क्या क्या कुछ नया बना है पिछले 3-4 साल में यहाँ पे, उनको देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो अंडरग्राउंड है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई स्मृति है, जो भी उसका पहचान चिन्ह है महापरिनिर्वाण का, वो सारा यहाँ पे सजाया गया है ताकि आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान की अवस्था में महात्मा बुद्ध की सारी प्रतिकृतियाँ लगाई गई है और हम लोग आराम से इसको देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है उसका सेकेंड पार्ट इको पार्क का, वो उसमें सेकेंड पार्ट में हम लोग अब इंटर करने वाले हैं। अब यहाँ पे भगवान महावीर का जीवन जो चक्र रहा है उसका कुछ प्रतिकृतियाँ यहाँ पे लगाई गई है, इसको हम लोग देख सकते हैं। भगवान महावीर के बहुत सारे जो मुद्रा है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब हम लोग दूसरे पार्ट में आ गए हैं। ये पार्क भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। सेकेंड पार्ट भी इसका जो पार्क का है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे और सोलर प्लेट के तहत बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। और इस पार्क के बीच में एक रोड है और दूसरे साइड जो है ये नेताओं का एक आवास है, जहाँ पे मुख्यमंत्री, उनके सचिव, मंत्री, वो सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। काफ़ी हाई प्रोफाइल एरिया है, वीआईपी एरिया है। सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम काफ़ी एक्टिव रहता है यहाँ पे। देखिए ये विकास है बिहार सरकार का, मतलब सिर्फ बालू पे टाइल्स बिछा दिया है और मतलब कुछ भी नहीं अंदर दिया, सीमेंट नाम का कुछ जीरो नहीं है। अब हम लोग पार्क के दूसरे पार्ट में जो तालाब बना हुआ है वहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए यहाँ भी एक तालाब है, उस पार्ट में भी एक तालाब था, लेकिन वो वाला पार्ट का जो तालाब था वो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव था। अंदर में मतलब पूरा मछली उछली था, यहाँ पे मछली उछली नहीं है। तो चलिए आपको एक इंटरव्यू दिखाते हैं। हमारे मित्र हैं दिलीप जी,
उनसे पूछते हैं कि आजकल के मतलब जो एग्ज़ाम कल परसों हुई थी बीपीएससी का, उसमें काफ़ी धांधली हुआ था और उसमें राजनेताओं का बहुत बड़ा मतलब योगदान रहा है बिहार को मतलब बदनाम करने में, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण ही पूरे देश में बिहार का छवि बदनाम हुआ है। तो आप इनसे हम पूछेंगे कि मतलब कल परसों जो संडे को जो पेपर हुआ था उसमें जो लीक हुआ था उसमें किस तरह से इन नेताओं का योगदान रहा है। तो चलिए ये दिलीप जी हम सब पूछना चाहते हैं कि संडे को जो पेपर हुआ था उसमें इस नेताओं का किस रूप में योगदान रहा है जो पेपर लीक कराने में। नेताओं का ही ये उद्योग धंधा है, योगदान क्या रहेगा, उसका ही उद्योग बना हुआ है। और मतलब इसमें कुछ आईएएस अधिकारी का भी नाम आ रहा है जो मतलब कोचिंग चलाते हैं और वो एक तरह से अपने स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए ये दिखाने के लिए कि हमारे नोट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और उसका दुरुपयोग दूसरे फॉर्म में ये हो रहा है कि दूसरे लड़कों के साथ अनहित हो रहा है जो मतलब उसके हित के लिए नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहेंगे कि जब तक नेताओं के उद्योग में ये जो ओवरसीयर का काम कर रहे हैं आईएएस अधिकारी लोग, उनका रॉ मटेरियल जब तक स्टूडेंट लोग बनते रहेगा तब तक उन लोग का उद्योग फलते फूलते रहेगा। हमको गांधी जी के जन स्वराज जो है स्वराज या फिर उस पर धक्का लगता रहेगा। सारे स्टूडेंट को रॉ मटेरियल ना बन के उनके लिए धंधे का खुद का सेल्फ भरोसा रखना चाहिए, क्वेश्चन न खरीदे और फिर क्वेश्चन आउट करवाती है, परीक्षा रद्द करवाती है। ये सरकार के दोहरे रवैये के प्रति आपकी क्या भावना है, आप किस तरह से इसको देखते हैं? एक तरफ सरकार बोल रही है कि युवाओं को बल और दूसरी तरफ युवाओं को निर्बल कर देती है। देखिए सरकार का रवैया तो काफ़ी मतलब स्टूडेंट के प्रति अच्छा नहीं रहा। यहाँ चूँकि हम बहुत दिन से देखते आए हैं कि जो भी पेपर होता है वो लीक ही हो जाता है और उसमें किसी न किसी अधिकारी के बिना तो ये संभव ही नहीं है। और मतलब स्टूडेंट अगर हल्ला भी मचाए तो यहाँ पे ऐसा कानून बना हुआ, अगर हल्ला करे तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाता है, उसके बाद वो किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरने लायक नहीं रह जाता है। तो ये काफ़ी मतलब सौतेलापूर्ण रवैया है और विपक्ष का भी वही योगदान है, वो भी लड़कों के हित में आगे बढ़ के काम करना नहीं चाहता है क्योंकि उससे लड़कों से उसको कोई फ़ायदा नहीं। वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं और वो लड़कों के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो रहा है। तो मेरा यही कथन है कि सरकार को अपना रवैया चेंज करना चाहिए। लड़कों का भविष्य है, यही लड़का कल जब बेरोज़गार रह जाएंगे तो फिर वो अपने मतलब लाइफ को कहने का मतलब कि समाज में फिर कुरीतियाँ फैलेगी, तरह तरह के वो साइबर पढ़े लिखे जब पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होंगे तो समाज में क्राइम का रूप बदल जाएगा। आपका कहने का मतलब? हाँ, मेरा यही कहने का रूप है क्योंकि जो एडुकेटेड है अगर वो फ्रस्ट्रेट होकर दूसरे काम करेंगे तो फिर मतलब वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे तो वो इलीगल काम में इन्वॉल्व आसानी से हो जाए। हाँ, ये मेरा कहने का नहीं है। और ये जो बिहार में शराबबंदी का योजना है और कुछ विद्यार्थी के बारे में सुनने में आया कि बॉर्डर वाले जिले में परीक्षा देने के बाद वो लोग दूसरे राज्य चले गए। हाँ, ये सब के बारे में आपका क्या राय है? इस सरकार को इस पर कैसे सोचना चाहिए? देखिए सबसे पहले ये है कि ये हकीकत है कि चूँकि जिस चीज़ को सरकार रोकती है वो चीज़ करने का ज़्यादा मन करता है। जैसे शराबबंदी है यहाँ पे, तो जो सीमावर्ती जिला है जहाँ पे सेंटर हुआ है एग्ज़ाम का, तो वहाँ पे लड़के क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे करके वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे फिर पीने के बाद टुल हो जाते हैं, फिर थोड़ा देर के बाद मतलब जब नॉर्मल हो जाते हैं कंडीशन तब आ जाते हैं। तो वो ठीक है, लेकिन सरकार के पास राजस्व का दूसरा कोई उपाय नहीं था। 2005 के बाद जो सरकार की स्थिति बदली है, बजट का जो आकार बढ़ा है वो शराबबंदी के शराब के थ्रू जो राजस्व कलेक्शन होता था उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान था बजट में। तो हुआ क्या कि बजट आधा हो गया, उसके कारण शराबबंदी किया, राजस्व घट गया। तो अब सरकार के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। सरकार के पास मतलब इनकम का सोर्स है ही नहीं। जो भी बिहार में फैक्ट्री लगी हुई है वो एक तरह से केंद्र सरकार के है या किसी अंडर मतलब प्राइवेट सेक्टर के है अंदर में। तो सरकार के पास फाइनेंस का जब प्रॉब्लम होगी तो वो लड़कों के साथ दोहरा रवैया अपनाएगी। और शराबबंदी तो एक मतलब ड्रास्टिकली लोगों के लिए सही है, जो ग्रामीण में लोग रहते हैं उनके लिए सही है, बिकॉज ऑफ कि
गांव में कम फाइनेंस वाले लोग पी करके टुल रहते थे, तो उससे ये होता था कि मतलब उसका परिवार, घर परिवार बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। अब ये हुआ कि ग्रामीण तो चलो वही बच जा रहे हैं, लेकिन शहरी में क्या है कि वो चुरा छुपा करके पीते हैं और जितना 500 में मिलता है तो वो 2000 में पा रहे हैं। एकदम इंटरव्यू लेंगे और उसमें बिहार के यहाँ जो हालात हैं अभी प्रेजेंट में, उनको मतलब डिस्कस करेंगे कि क्या रहा है बिहार का हालात। जो अभी वर्तमान परिस्थिति देखें हम, हाल फिलहाल में संडे को जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी लीक की घटना आई आरा से, वीर कुंवर सिंह कॉलेज से, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या क्या ये मतलब समस्या आई जो पेपर लीक हुआ, इसमें किसका योगदान रहा या मतलब कृत्य रहा है जो काम किया है इस टाइप का, उनके बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये सब घटना हुई है। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं अपने दोस्त से और उनसे हम पूछते हैं कि क्या क्या ये सब हुआ है। तो सबसे पहले ये बताइए कि कल जो संडे की जो घटना हुई थी उसमें नेताओं का क्या योगदान रहा है? सबसे पहले उसको घटना नहीं, उसको षड्यंत्र कहा जाए। और स्टूडेंट के साथ ये षड्यंत्र होते आ रहा है पिछले 15 साल से, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इनके कार्यकाल का एक भी बहाली, एक भी वैकेंसी बिना क्वेश्चन लिखे हुए, बिना सेटिंग का आज तक पूरा नहीं हुआ। देखिए, ये तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले 2005 से पहले काफ़ी विकट परिस्थिति थी। उस समय तो मतलब कुछ फेयर ही नहीं होता था, प्रशासन बहुत एक्टिव नहीं थी। लेकिन इन सरकार में, नीतीश सरकार में भी पिछले 5-7 साल काफ़ी अच्छे काम किए, लेकिन उसके बाद जो स्थिति डलमाडोल होता शुरू हो गया, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। यहाँ पे धीरे धीरे मतलब एक दूसरे का मतलब पैर खींचना और सरकार को सही ढंग से नहीं चलाना, तो इसका एक ये रूप भी देखने को मिला है जो पेपर लीक हुआ है बहुत सारा। मतलब ये घटना इसी का एक परिणाम है, क्योंकि जवाबदेही किसी एक आदमी के पास नहीं है। सारे आदमी जो भी हैं वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और वो काम नहीं करते। तो इसमें हम लोग को पता चला है कुछ IAS अधिकारी का भी नाम रहा है। अब वो क्या है वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो किस रूप में लोगों को, जो अपने कोचिंग के स्टूडेंट, तो उसको किस हिसाब से वो फ़ायदा पहुंचाना का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आज उनसे पूछेंगे कि इसमें क्या मतलब, ये यहाँ रहते हैं क्योंकि हमसे बेस्ट ये जानते हैं, इसलिए हम इनसे ये जानकारी हासिल करेंगे कि क्या माजरा है। चलिए ये बताइए कि ये IAS अधिकारी का जो नाम आ रहा है, वो जो एक वीडियो का गिरफ्तारी भी हुआ है रिसेंट में, 3 आदमी का गिरफ्तारी अभी तक चल चुकी है, तो आप ये बताइए कि उसका किस तरह से योगदान रहा है? IAS अधिकारी का कोई योगदान नहीं है। बिहार में कोई उद्योग धंधा है ही नहीं, तो नेताओं के पास भी पर्सनल का कोई उद्योग धंधा नहीं है। चाहता हूँ तो वो इसी को एक उद्योग धंधा बना लिए हैं और उसका वो उनको वर्कर बनाए हुए हैं। अधिकारी जितने भी लोग हैं उनके इस उद्योग धंधे के वर्कर हैं और स्टूडेंट सब रॉ मटेरियल है। उसको जिस तरह से ढाले उस तरह से उद्योग धंधा उनका फलता फूलता रहेगा। बन रहे ना? हाँ। तो दोस्तों, अब हम लोग पार्क में आए और हमारे पास एक अंकल हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो सब बिहार सरकार की रवैया रहा है स्टूडेंट के प्रति क्या रहा है। तो अंकल, सबसे पहले हम आपका इंट्रो चाहते हैं कि आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम अमरेंद्र कुमार हुआ जी और मैं बेसिकली कारपोरेट ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर। जी तो जैसा कि आपने क्वेश्चन के पूछा अभी का जो एग्ज़ाम के बारे में, जो जी। बिहार सरकार का रवैया है, तो बिहार सरकार का रवैया तो एजुकेशन के प्रति ही अच्छा नहीं है। आप स्कूल लेवल से ही, यदि प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी लेवल तक, जी सारे जगह छेद ही छेद ही है। जी स्कूल लेवल पे यदि बात करेंगे तो टीचर क्वालिफाइड नहीं है। जी टीचर लोग जाते हैं, लड़के लोग को क्या एजुकेशन देंगे जब खुद एजुकेटेड नहीं रहेंगे। जी और जहाँ तक कि बीपीएससी का एग्ज़ाम का ये बात है, तो ये तो कहीं ना कहीं तो व्यवस्था में छेद है ही, जिसका फ़ायदा मतलब जो रेडी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साउथ इंडिया जो अपना है, इंडिया का पार्ट है, तो उसमें IT सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ लड़कों को इतना बेरोजगारी सामना नहीं करना पड़ता है। मतलब 30,000 से 35,000 का जॉब अगर IT सेक्टर में काम करते हो आसानी से मिल जाता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। लेकिन बिहार में ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे नॉन टेक्निकल वर्क के पीछे लोग जुड़े हुए हैं। टेक्निकल डिग्री लेते हुए भी नॉन टेक्निकल काम करना पड़ जाता है, क्योंकि इसमें अगर सरकार आगे बढ़ाती है IT सेक्टर को, यहाँ पे IT पार्क की स्थापना करती है अगर, तो यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक हल किया जा सकता है। क्योंकि
मतलब जितने कॉलेज हैं, अगर उससे जितने भी लड़के ग्रेजुएट हो रहे हैं, अगर उनको प्राइवेट सेक्टर में ही, IT सेक्टर में जॉब दे दिया जाए या इंडस्ट्री लगा दिया जाए तो काफ़ी हद तक इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसी से अंकल से पूछेंगे कि भाई मतलब इसको किस तरह से हल किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जो है बात है ना, बिहार के लोगों को माइंडसेट चेंज करना होगा। स्टूडेंट के अलावा जो उनके गार्जियंस हैं, जो जनरल पब्लिक है, उनके माइंडसेट को चेंज करना होगा। वो लोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब तो सीमित संख्या में है ना, तो सारे लोग को गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगा नहीं। और बाकी स्टेट में, चाहे गुजरात हो या फिर साउथ की जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के अलावे और भी लोगों का माइंडसेट है बिजनेस करना। अधिकांश लोग बिजनेस करना चाहते हैं। फिर अपना IT सेक्टर की जो बात करते हैं वो चलो डेवलप्ड है, लेकिन अभी IT सेक्टर भी सेचुरेटेड हो गया है, उसमें जॉब की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। आज से 15-20 साल पहले IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा, जो भी IT कंप्यूटर का कोर्स भी कर लेता था, सिंपल कोर्स भी कर लेता था, उसको IT सेक्टर में जॉब मिल जाता था। अभी वो बात वहाँ नहीं रही। तो अभी लोगों को अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को डेवलप करना होगा, अपना रोज़गार खुद डेवलप करना होगा, लोगों को रोज़गार देने की क्षमता डेवलप करना होगा, अपना बिजनेस करके लोगों को रोज़गार पे रखने की क्षमता डेवलप करना होगा। ये कब होगा? जब उनका माइंड सेटिंग चेंज होगा। और सिर्फ उनके नहीं, समाज के भी माइंड सेटिंग को चेंज करना होगा। जो गवर्नमेंट जॉब पा लेता है उसको सक्सेसफुल बोलते हैं हमारे समाज में, जो गवर्नमेंट जॉब नहीं पाता है उसको फेलियर बोलते हैं। इसको चेंज करना होगा, ये मेंटेलिटी को चेंज करना होगा।